अब क्या होता है कि जो बैक्टीरियोफेज है उसका जो सेंट्रल ट्यूबुलर पार्ट होता है यानी कि जो क्रिस्टलाइज्ड जेनेटिक मटेरियल है वो निडल की तरह यानी सुई की तरह क्या करता है, बैक्टीरिया के अंदर एंटर कर जाता है, बैक्टीरिया के अंदर जाता है। जैसे ही देखो टेल बेंट होगी तो क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा। उस प्रेशर के कारण क्या होगा कि सेंट्रल ट्यूबुलर जो पार्ट है वो एज अ निडल बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा, उसको सुई की तरह बैक्टीरिया के अंदर चुभोया जाएगा, पहुंचाया जाएगा। और क्योंकि क्रिस्टलाइज फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल है तो इस प्रकार से न्यूक्लिक एसिड का ट्रांसफ़र होगा। तो हमने इन्फेक्शन के 2 स्टेप पढ़े थे, दैट इज़ एड्जॉर्प्शन, दूसरा ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर हमारा इन्फेक्शन का ट्रांसफ़र भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो देखो बैक्टीरियोफेज का जो सेंट्रल ट्यूबुलर पार्ट होता है ये क्रिस्टलाइज्ड हो जाता है, जिसका जेनेटिक मटेरियल है वो क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में पाया जाता है। और फिर ये जब इसकी टेल जो है वो बेंड होती है, ठीक है, मुड़ती है, मैंने बताया था मुड़ती है, तो फिर ये प्रेशर जनरेट करके उसको नीचे भेज देता है। स्टेप्स में हमने ये देखा कि कैसे उसका इन्फेक्शन होता है। ठीक है, पहले वो कार्बोक्सिल ग्रुप आता है, फिर अमीनो एसिड और इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होता है ना। कार्बोक्सिल ग्रुप जो बैक्टीरिया का होता है, जो से बैक्टीरिया का होता है, फिर बैक्टीरियोफेज का जो अमीनो एसिड वाला होता है, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होती है। इंटरेक्शन के तत्पश्चात क्या होता है कि इसके टेल फाइबर्स मुड़ जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, और बेंड होने के बाद जो है वो एंड प्लेट्स इसकी टच करती हैं बैक्टीरिया को। एंड प्लेट जैसे ही टच करती है इसका सेंट्रल ट्यूबुलर पार्ट जो है वो बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, बिल्कुल एक निडल की तरह, एक इंजेक्शन की तरह इसको उसमें इंजेक्ट कर दिया जाता है न्यूक्लिक एसिड को। अब हम देख रहे हैं सिंथेसिस ऑफ protein coat and genetic material। तो अब देखो क्या होना है, कैसे होगा सिंथेसिस। तो होता क्या है, जैसे ही वायरस का न्यूक्लिक एसिड एंटर करता है किसमें, बैक्टीरिया के अंदर, तो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो उसकी हेल्प से, आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से ये वायरल स्पेसिफिक एमआरएनए बना लेता है। वायरल स्पेसिफिक एमआरएनए बनते ही ये होस्ट की मशीनरी पर कंट्रोल कर लेता है। होस्ट की जो मेटाबॉलिज्म सिंथेसिस मशीनरी है उस पर ये कंट्रोल कर लेता है, किसके विया एमआरएनए, वायरल स्पेसिफिक एमआरएनए, जो कि किसके द्वारा बनाया जाता है, आरएनए पॉलीमरेज के द्वारा। So let us write it out. It controls the machinery of host metabolism synthesis machinery, sorry, ठीक है। It controls the machinery of host metabolic synthesis machinery via viral mRNA फॉर्म थ्रू, जो बना है किससे, आरएनए पॉलीमरेज। हमने देखा था ना आरएनए पॉलीमरेज के कई प्रकार के टाइप्स होते हैं, और आरएनए पॉलीमरेज ही जो है वो एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए को बनाने का काम करता है। तो वही बात ये कह रहा है कि वही आरएनए पॉलीमरेज अब क्या बनाने लग जाता है, वायरल स्पेसिफिक एमआरएनए बनाता है। ये वायरल स्पेसिफिक एमआरएनए बनते ही ये होस्ट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर लेता है। होस्ट की मशीनरी को कंट्रोल करने के तत्पश्चात वायरस का डीएनए
have its own template. अब ये टेम्पलेट और कोडिंग स्ट्रैंड क्या होते हैं ये हम आगे देखने वाले हैं जब हम रेप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो इसके पास एक खुद का टेम्पलेट होता है। टेम्पलेट ऐसे समझो जैसे आप कभी वो करवाने गए होगे लाइक प्रिंट आउट करवाने गए होगे ना, मैम ने बोला होगा कि भाई ये एक कलर्ड पेपर, इसके बहुत सारे पैम्पलेट छपवा दो। पैम्पलेट देखे हैं जो अखबार में आते हैं, है ना? तो वो क्या होता है, एक कलर्ड कॉपी लेके जाते हैं, उसके मल्टीपल निकलवाते हैं। तो ठीक ऐसा ही होता है यहाँ पर। एक इसका डीएनए होगा और उसको देखकर ही इसकी बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज छाप दी जाएंगी, बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज इसकी बनेंगी। दैट इज एक्चुअली टेम्पलेट। जैसे आप शॉपकीपर के पास गए और आपने कहा कि भाई ये एक कलर्ड कॉपी है, ऐसी 100 और निकालनी है, तो वो क्या हुआ, टेम्पलेट हुआ। ठीक है, तो इसके पास खुद का टेम्पलेट डीएनए होता है जो कि इसको इसके डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन में इसे हेल्प करेगा कौन, इसका खुद का टेम्पलेट डीएनए। ठीक है, इसका खुद का टेम्पलेट डीएनए। क्लियर? अब देखो होगा क्या, इसका खुद का टेम्पलेट डीएनए तो हेल्प करेगा, लेकिन अब क्या होना है डीएनए रेप्लिकेट तो करेगा ही करेगा, रेप्लिकेशन में तो हेल्प कर ही रहा है, और कुछ हद तक ये यानी कि अपने डीएनए को भी बनाएगा और साथ में वायरल स्पेसिफिक आरएनए को भी, एमआरएनए को भी बनाएगा। इसका भी फॉर्मेशन करेगा। देखो कहानी कुछ यूं चल रही है, इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन के बाद अब हम क्या पढ़ रहे हैं, सिंथेसिस। सिंथेसिस में क्या होता है कि ये जैसे ही जाता है तो ये हिप्नोटाइज कर लेता है ना, अपनी ब्लू आइज से ये हिप्नोटाइज कर लेता है। किसे? जो बैक्टीरिया का डीएनए है, बैक्टीरिया के डीएनए को हिप्नोटाइज करता है, उसकी मशीनरी को कंट्रोल कर लेता है, उसे अपने वश में कर लेता है, वशीकरण कर देता है उस पे। वशीकरण होने के पश्चात ये उसको कहता है कि तू मेरी कॉपी बनाएगा, अपना काम छोड़ करके तुझे मेरी कॉपी बनानी पड़ेगी, अदरवाइज तू जिंदा नहीं बचेगा। तो अब जो डीएनए है बैक्टीरिया का, जो मेटाबॉलिज्म सिंथेसिस मशीनरी है, जो उसका डीएनए था, वो भाई साहब अब इसके डीएनए के लिए टेम्पलेट बन जाएंगे। इसका खुद का अपना खुद का तो ये डीएनए लेकर आया ही था, वो टेम्पलेट की तरह काम करेगा, और बाकी जितने एंजाइम्स होंगे, क्योंकि वायरस के पास तो एंजाइम है नहीं, वायरस डू नॉट हैव कॉम्प्लेक्सिटी, इसके पास कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं है, तो एकदम सिंपल है, ऑटोनॉमी एब्सेंट है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ही नहीं, नॉन लिविंग है, तो इसके पास एंजाइम्स नहीं है। उन्हीं एंजाइम्स के चक्कर में जब ये होस्ट की बॉडी के अंदर एंटर करता है, उसको वो एंजाइम्स मिलते हैं, वहां पर ये मल्टीप्लिकेशन और रेप्लिकेशन कर सकता है। रेप्लिकेशन के लिए लगने वाले जो एंजाइम्स हैं वो इसको हेल्प करते हैं रेप्लिकेट होने में। इसके पास इसका डीएनए है एज अ टेम्पलेट, लेकिन एंजाइम्स के एब्सेंस होने के कारण ये उसको खुद रेप्लिकेट नहीं कर सकता। तो जब वो एंजाइम्स इसे मिल जाते हैं, एंजाइम्स मिलने के बाद क्या करेगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा। अब रेप्लिकेशन तो हो ही रहा है, लेकिन अब इसको ये डर है कि अगर मैंने जो एमआरएनए, वायरल स्पेसिफिक एमआरएनए, जिसने इसको कंट्रोल, जिसने इसको वशीकृत किया था, जो तांत्रिक इसने बुलाया था, है ना, वायरल स्पेसिफिक एमआरएनए, तो यदि उसका जो प्रभाव है, इफेक्ट है, वो कम हो गया तो ये साथ साथ उसको भी बनाता है और वो इसकी मशीनरी को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हो रही है। अब ये जो वायरल स्पेसिफिक एमआरएनए है ये अब क्या बनाता है अब होता है प्रोटीन कोड का निर्माण, क्योंकि एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। ठीक है, सेंट्रल डोग्मा अभी हमने करना है, तो क्या बनेगा, अब प्रोटीन बनेगा, राइट। अब बनने जा रहा है हमारा प्रोटीन कोड। प्रोटीन कोड के सिंथेसिस के लिए प्रोटीन्स बनेंगे,
बहुत सारे अमीनो एसिड की छोटी छोटी चेन्स बनेंगी और कैप्सोमर्स का निर्माण होगा। कैप्सोमर्स आर द सब यूनिट, है ना, सब यूनिट ऑफ द प्रोटीन कोड। तो सब यूनिट जो है उनका सिंथेसिस होगा, सब यूनिट कैप्सोमर्स सिंथेसाइज्ड, यानी कि इनका निर्माण होगा। और इसी प्रोटीन को एंड दिस प्रोटीन, ये क्योंकि प्रोटीन से बना हुआ है, अमीनो एसिड के ग्रुप से बना हुआ है, एंड दिस प्रोटीन hence known as लेट प्रोटीन। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? लेट प्रोटीन। अब बच्चों के पास ज्यादा दिमाग होता है ना, तो वो कहेंगे स्वर्गीय प्रोटीन। लेट हम जनरली अगर हिंदी में देखें तो स्वर्गीय, अगर किसी को बोलना हो तो हम उसके आगे लेट लगा देते हैं, है ना। ठीक है, तो सब यूनिट कैप्सोमर्स जो होते हैं वो सिंथेसाइज्ड होते हैं और इन्हें, इस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं? लेट प्रोटीन। ठीक है, याद रखने के लिए ऐसे याद रख लेना, स्वर्गीय प्रोटीन। स्वर्गीय क्यों? क्योंकि अब ये मरने वाला है। कैसे मरने वाला है? होस्ट की बॉडी के अंदर तो लिविंग रहता है और बाहर जाते ही नॉन लिविंग होता है, और नॉन लिविंग क्या है? मृत है, डेड है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? स्वर्गीय प्रोटीन। समझ में आया? अब जब रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाती है, when the process of replication completes, when the process of replication completes, जब रेप्लिकेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, उसके पश्चात ये जो लेट प्रोटीन जिसे हमने अभी अभी नाम दिया था, स्वर्गीय प्रोटीन जिसे नाम दिया था, अब उसका नाम क्या बदल के रख देते हैं हम लोग? लाइसोसोमल प्रोटीन। क्यों ऐसा इसको लाइसोसोमल क्यों कहते हैं? तो याद हो तो कभी 7th 8th में पढ़ा होगा कि इन्हें सुसाइडल बैक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है लाइसोसोम को? क्योंकि ये अपने ही सेल्स को खाना शुरू कर देते हैं, यानी कि लाइसोसोम अगर एक्टिवेट हो जाए तो ये खुद को ही मारने का काम करता है, अपने आप को ही मार देता है। ऐसे ही अगर डिप्रेशन की बात करें, जो आजकल के बच्चों में बहुत ज्यादा है, स्टडी को लेके और पता नहीं फलानी चीजों को लेके डिप्रेशन है, तो वो क्या है? सुसाइडल बैक, लाइसोसोम। दैट मीन्स वो आपको खुद ही मार देगा। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपको पॉइजन की जरूरत नहीं है, आपको जहर की जरूरत नहीं है। एक टेंशन, एक स्ट्रेस आपको खत्म कर सकता है। सो द सेम केस इन लाइसोसोम। लाइसोसोम इसीलिए उन्हें सुसाइडल बैक कहा जाता है, क्योंकि वो अपने आप को ही खत्म करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो इसको बाद में क्या कहा जाता है? लाइसोसोमल प्रोटीन। पहले कहा स्वर्गीय प्रोटीन, अब कह रहे हैं लाइसोसोमल प्रोटीन। क्यों? क्योंकि यह प्रोटीन के अंदर कुछ लाइसोसोम्स होंगे, कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, स्पेशल काइंड ऑफ एंजाइम, जो कि इसकी लाइसिस करवाएंगे। अरे भाई, सेल वॉल को फाड़ने के लिए भी तो कुछ चाहिए, उसको हमने फाड़ना नहीं है, उसको तोड़ना नहीं है, तो कोई कैंची तो चाहिए जो उसे खाए। तो उसको खाने के लिए क्या चाहिए? लाइसोसोम। तो वो इसके पास प्रेजेंट होंगे। इस प्रोटीन के पास कुछ ऐसे लाइसोसोमल एंजाइम प्रेजेंट होंगे जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल को खा जाएंगे। ठीक है, अब उसकी सेल वॉल को खाएंगे तभी तो ये बाहर निकलेंगे। तो इसीलिए इन्हें लाइसोसोमल प्रोटीन बाद में कहा जाता है। पहले क्या कहते हैं? लेट प्रोटीन। जब ये छोटे छोटे कैप्सोमर्स बनते हैं उस समय इन्हें क्या कहा जाता है? लेट प्रोटीन, स्वर्गीय प्रोटीन। उसके पश्चात जब रेप्लिकेशन पूरी हो जाती है, जब रेप्लिकेशन चल रही है, जब रेप्लिकेशन पूरी हो जाती है, यानी कि अब सारे डीएनए बन गए हैं, तब इसे क्या कहा जाता है? लाइसोसोमल प्रोटीन। ठीक है, और मैंने बताया कि इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमें सेल को ब्रेस्ट करना है, उसे फाड़ना है अपने बाहर निकलने के लिए, है ना। हमें दरवाजा तोड़ना है खुद के बाहर निकलने के लिए, खुद को बाहर आजादी दिलाने के लिए। सो द सेम थिंग दे डू। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट बात पे। ठीक है, अब देखो,
प्रोटीन का निर्माण हो चुका है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन कोड एंड जेनेटिक मटेरियल हमारा पूरा हो गया, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल भी बन गया है और प्रोटीन कोड भी बन गया है। देखो कैसे बना है ये अंदर। ये सारी चीजें मैं आपको इकट्ठी दिखाती हूँ, ठीक है। अभी हम इसको स्टडी करते हैं, आगे देखते हैं। तो हुआ क्या है, जब इकट्ठी दिखाऊंगी तो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। ये हमारा वो पार्ट था। अब सेंट्रल ट्यूबुलर पार्ट देखो मैंने नहीं बनाया, इसके अंदर वो ऐसे ऐसे करके मैंने नहीं बनाया, क्योंकि वो तो अंदर चला गया। ये अंदर नहीं जाएगा क्योंकि इसका एडसॉर्प्शन था, ये सरफेस पे ही रहेगा। इसका न्यूक्लिक एसिड अंदर क्या है, ये बैक्टीरिया का डीएनए था, ये मान लो वायरस का डीएनए है, वायरल डीएनए। ये क्या है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का डीएनए, राइट। तो अभी डीएनए ने इसको कंट्रोल किया, और कंट्रोलिंग के बाद जो हुआ वो कुछ ऐसा हुआ कि हिप्नोटाइज होने के बाद सेल का कलर ही चेंज हो गया। ऐसा मत कह देना, ठीक है, कि मैम पहले आपने ब्लैक से बनाया था ब्लू बना दिया, सेल का कलर ही चेंज हो गया, नहीं, ठीक है। वो तो मेरे हाथ में जो पेन आया मैंने उससे बना दिया, ठीक है। तो ये अभी भी यहाँ पे ही है, ये कहीं नहीं जाएगा, ये वहीं बैठा रहेगा। अब देखो होगा क्या, ये इसका डीएनए था, अब इसका डीएनए तो इसी की हुक्म मान रहा है, इसने जो कहा वही कर रहा है। तो अब इसने इसके बहुत सारे डीएनए बनाए, वायरल डीएनए। वायरल डीएनए को हमने रेड से दिखाया था, तो चलो डीएनए को हम रेड से दिखा देते हैं, ठीक है। तो ये वायरल डीएनए बहुत सारा बन गया, ठीक है। बीच में थोड़ा बहुत तो बैक्टीरिया भी अपना डीएनए बनाएगा, ऐसा नहीं है कि वो बंद ही कर देगा। तो ये थोड़ा सा बैक्टीरिया का डीएनए, ठीक है, बाकी ज्यादातर वायरस का डीएनए होगा। और साथ में हम इसके प्रोटीन के, ये इसका सिर पड़ा है इस तरह से, ये इसके प्रोटीन कोड्स यहाँ पे ऐसे खाली पड़े हैं, यानी कि अभी तक इसमें जेनेटिक मटेरियल एंटर नहीं हुआ। खाली कोश बन के रह गए हैं, ठीक है, यानी कि सिर्फ खाली है, एम्प्टी प्रोटीन कोड, इनमें कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं है। देखो यहाँ पे भी नहीं, इनमें भी नहीं, ठीक है। और जेनेटिक मटेरियल कहाँ बैठा हुआ है, बाहर। ये वायरल जेनेटिक मटेरियल था, हमने बनाया, रेड कलर का वायरल जेनेटिक मटेरियल है, ग्रीन बैक्टीरियल है। तो ग्रीन क्या है, बैक्टीरियल है। इसको भी मैं ब्लैक से कर देती हूँ, वरना वही है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब देख लो सारे कलर्स अब तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वायरल डीएनए पड़ा हुआ है, साथ में इसके प्रोटीन कोड भी बन गए हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस भी हो चुका है। सिंथेसिस में अब होना है इनका असेंबली। असेंबली मतलब इनका इकट्ठा होना, यानी कि इस डीएनए का इसके अंदर चला जाना, जो जेनेटिक मटेरियल है वो इसके अंदर चला जाए। तो इसके लिए अब हम जो स्टडी करने वाले हैं दैट इज असेंबली ऑफ वायरल जीनोम। तो देखो अब क्या होना है कि इनकी असेंबली होनी है, इसने इसके अंदर घुसना है, इस डीएनए ने प्रोटीन कोड के अंदर जाना है और वायरस बनाना है। तो इसे ही हम बोलते हैं असेंबली ऑफ वायरल जीनोम, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं पास में लिख देती हूँ। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो असेंबली कैसे होती है।
असेंबली के लिए सबसे पहला होता है स्टेप कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल क्रिस्टलाइज हो जाता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में बनता है। कंडेंसेशन का पहला स्टेप क्या है कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में तब्दील हो जाता है, बदल जाता है, इसमें एक चेंज आ जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि कंडेंसेशन के अंदर जेनेटिक मटेरियल जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में बदलता है। हम क्या देख रहे हैं? असेंबली ऑफ वायरल जीनोम, यानी कि अब जो डीएनए है वो वायरस के अंदर घुसेगा, तो जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाता है? क्रिस्टलाइन फॉर्म में बदलता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म में बदलने के बाद दूसरा क्या होता है यहां पर सेकेंड की प्रोटीन सब यूनिट्स एग्रीगेट यानी इकट्ठा हो जाती है अराउंड जेनेटिक मटेरियल। जो भी जेनेटिक मटेरियल है, चाहे वो डीएनए है चाहे वो आरएनए है, उसके अराउंड ये इकट्ठे हो जाते हैं, उसको घेर लेते हैं, सराउंड कर लेते हैं, और इस सराउंडिंग के बाद उसका हेड का निर्माण हो जाता है, क्योंकि हेड में क्या था? प्रोटीन कोड और उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल, तो हेड ऑफ फेज का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद तीसरी बात क्या होती है कि इसी के साथ साथ टेल की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, टेल की जो फॉर्मेशन है वो शुरू हो जाती है। इस तरीके से असेंबली ऑफ वायरल जीनोम जो है वो अफेक्ट करता है। यानी कि अब क्या होगा? जो पहले तितर बितर पड़ा हुआ था, ब्लैक से ही दिखा देती हूँ वरना फिर कहोगे कि कलर चेंज कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पर ये तो यही पड़ा रहेगा, इसका न्यूक्लिक एसिड ही गया था अंदर। बैक्टीरिया का डीएनए हमने ग्रीन कलर से दिखाया था, वो बहुत ही कम अमाउंट में बन रहा था। ये वायरस का डीएनए है और अब ये वायरस बन चुका है। ठीक है, इस तरह से ऐसे कई सारे जो प्रोटीन कोड है उनके अंदर उनका वायरस का डीएनए जा चुका है। अब ये वायरस बन गया है, अब होगा इसका लाइसिस। लाइसिस कैसे होगा? देखो, जो हमारा मेन स्टेप है लाइटिक साइकिल का, दैट इज लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो अब हम देखने जा रहे हैं कि बैक्टीरियल सेल का लाइसिस कैसे होता है। बैक्टीरियल सेल का लाइसिस ऐसे होता है कि हमने लाइसोसोमल प्रोटीन बनाया था, याद आ रहा है? तो इसमें कुछ लाइसोसोमल एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। फेज में कुछ लाइसोसोमल एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। ये बैक्टीरिया
जाने वाले मर्मेरिक पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स को कंपोनेंट होगा बैक्टीरिया की वॉल के अंदर पाए जाने वाला। जैसे आप घर की दीवार बनाते हो तो उसमें क्या क्या डालते हो, सीमेंट डालते हो, बजरी डालते हो, है ना, पानी डालते हो, मिलाते हो, फिर जाके बनाते हो, सीमेंट की लिपाई करते हो, और उसमें भी ईंट पहले आप लगाते हो, है ना। ईंट को भी आप थ्रेड लेकर के एक रस्सी के ऊपर जो है वो ईंटों को रखा जाता है ना, फिर उसके ऊपर जो है वो सीमेंट पोता जाता है, लेपा जाता है, राइट। सो सेम थिंग, बैक्टीरियल वॉल भी किसी चीज से बनी होगी, दीवार है तो कोई ना कोई चीज इंग्रेडिएंट होगा उसके अंदर, तो वही इंग्रेडिएंट है मर्मरिक पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स, जिसको बचा के रखता है, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स को ये क्या कर देते हैं, खा जाते हैं, ईट अप कर जाते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। Lysosomal enzyme are present in the faces. Bacterial wall murmuric peptide complex of bacterial wall is destroyed by them. डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खत्म कर देते हैं और खुद बाहर आ जाते हैं। देखो क्या हुआ, ये अब बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारे वायरस जो है वो बन चुके हैं। बैक्टीरिया फुल ऑफ वायरस हो चुका है। बहुत सारे वायरस बन चुके हैं इस पर, ये उनका जेनेटिक मटेरियल भी उनके अंदर है। अब ये लाइसोसोमल एंजाइम्स को छोड़ेंगे, जो बैक्टीरियल वॉल को क्या करेंगे, उसके मर्मरिक पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स को खा जाएंगे, उसके एक कंपोनेंट ऑफ वॉल, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ वॉल, जिसे ये डीजनरेट कर देते हैं। डिस्ट्रॉय नहीं, डीजनरेट लिख लेना, विलुप्त कर देते हैं, ठीक है। और उसके पश्चात यहां से बाहर, इस प्रकार से ये बाहर आ जाते हैं, ठीक है। उसको तोड़ा और तोड़ करके बाहर। तो ये है लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि जहां पर अगर मैं स्टार्टिंग से अब तक की बात करूं तो पहले इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन में क्या होता है कि उसकी जो कार्बोक्सिल ग्रुप जो है होस्ट के सरफेस का, जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, और जो अपने बैक्टीरियोफेज के अंदर जो अमीनो एसिड के ग्रुप जो है वो पाए जाते हैं उसकी टेल फाइबर्स के अंदर, उनमें इंटरेक्शन के होने से एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि वो उसके सरफेस पे बैठ जाता है। अच्छा, एक और चीज, वो जो यहाँ पर पड़ा था, जिसने अपना न्यूक्लिक एसिड इसके अंदर डाला था, वो तो यही था। इसे हम घोस्ट या फिर सुपरिटेंडेंट कह देते हैं, सुपरिटेंडेंट या फिर घोस्ट, भूत। क्यों? क्योंकि इसकी आत्मा निकल गई। मैंने क्या बताया, इसकी आत्मा अंदर चली जाती है इसका शरीर छोड़कर, ये नहीं जाता, तो इसकी आत्मा निकल गई, इसलिए हम इसे घोस्ट कहते हैं। एम्प्टी प्रोटीन कोट इज नोन एज घोस्ट, ठीक है। खाली प्रोटीन का आवरण, उसे हम क्या कहते हैं, भूत कहते हैं, ठीक है। तो ये सुपरिटेंडेंट यहीं पर पड़ा रहता है और नए वायरस इसके बाहर निकल जाते हैं, डॉटर जो वायरस है वो बाहर निकल जाते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ था, यस, ये घोस्ट ऊपर ही रहा, न्यूक्लिक एसिड अंदर एंटर हो गया था, एंड प्लेट ने उसको टच किया, टेल फाइबर बेंड हुए, न्यूक्लिक एसिड अंदर आ गया। अंदर आने के बाद उसने होस्ट की मशीनरी पर काबू कर लिया। कैसे किया, आरएनए पॉलीमरेज, जो कि एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उससे वायरस स्पेसिफिक एमआरएनए का निर्माण करवाया, जिसने होस्ट के मेटाबॉलिज्म वाली मशीनरी को कंट्रोल किया। कंट्रोल करते ही क्या हुआ, जब उसने कंट्रोल कर लिया तो अब वायरस का डीएनए रेप्लिकेट करना स्टार्ट किया। वायरस के पास खुद का टेम्पलेट डीएनए प्रेजेंट होता है और उसी से ये वायरल स्पेसिफिक एमआरएनए का निर्माण भी करता रहता है। वायरस का डीएनए बन रहा है,
साथ साथ में प्रोटीन फॉर्मेशन भी शुरू हो जाती है। लेट प्रोटीन के कैप्सोमर्स सब यूनिट्स को कहा जाता है। जब प्रोटीन बन जाता है, जब रेप्लिकेशन संपूर्ण यानी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद इसी प्रोटीन को लाइसोसोमल प्रोटीन कह देते हैं। लाइसोसोमल प्रोटीन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके पास कुछ लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं जो कि इसको फर्दर लाइसिस करने में हेल्प करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं असेंबली की, तो असेंबली में क्या होता है? कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है जिसके अंदर इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रिस्टलाइज हो जाता है। क्रिस्टलाइज होने वाले बारे में बताया था W.M. स्टैनले ने 1935 में। तो ये क्रिस्टलाइज हो जाता है। क्रिस्टलाइज होने के बाद इसके अराउंड जो प्रोटीन के छोटे छोटे कैप्सोमर्स हैं वो इसके अराउंड जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। इकट्ठा होने के पश्चात इसके हेड का निर्माण हो जाता है। इसी के साथ साथ इसके टेल का निर्माण भी शुरू हो जाता है और इस प्रकार से जो है वो वायरस जो है वो बन जाता है। वायरस बनने के बाद अब इसकी लाइसिस होती है, यानी कि अब ये क्या करेगा? बैक्टीरियल सेल को ब्रस्ट आउट करेगा, यानी कि तोड़ेगा। तोड़ने के लिए इसे कोई एंजाइम चाहिए, क्योंकि सेल वॉल ऑब्वियसली बात है स्ट्रांग होगी बैक्टीरिया की। ऐसे तो नहीं है कि उसने अंबुजा सीमेंट से नहीं बनाई होगी अपनी वॉल, है ना? अंबुजा सीमेंट उसने भी लगाया होगा। तो उस अंबुजा सीमेंट का ही एक कंपोनेंट मर्मरिक पेप्टाइड कॉम्प्लेक्स होता है, जिसे कौन तोड़ देता है? जिसे लाइसोसोमल एंजाइम्स जो कि वायरस के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो उसे तोड़ देते हैं। तोड़ने के पश्चात वायरस अपना बाहर आ जाता है और बहुत सारे डॉटर वायरस बन जाते हैं। अगर हम देखें तो पूरी प्रोसेस को 20 से लेकर के 30 मिनट्स लगते हैं। पर मिनट 7 to 8 फेजेस जो है वो बनते हैं। 20 से 30 मिनट्स की प्रोसेस होती है। 7 से 8 फेज 1 मिनट में बनते हैं। कुल मिलाकर के 200 फेजेस पूरी प्रोसेस में बन चुके होते हैं। टोटल एक साइकिल में 200 फेजेस जो है, 200 बैक्टीरिया फेज जो है वो बन जाते हैं। सो दिस इज हाउ फेज का हमने लाइटिक साइकिल को पढ़ा है। अब जो हार्शे और चेजे था, इन्होंने रेडियो एक्टिव मराठा चेजे और एल्फर्ड हार्शे जो थे, इन्होंने क्या लिया था? इन्होंने लिया था S35 यानी कि सल्फर 35 एंड फॉस्फोरस 32। ये दोनों ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट हैं। ये इनके अंदर डाले गए थे। अब कैसे डाले गए थे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।